गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में जो कुछ टॉपिक जो रह गए थे उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डायरेक्टरी जो शासन था और आतंक का राज जिसे रोबेस्पियर ने लागू किया था 1793-94 का जो शासनकाल था वो आतंक के राज से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं दासता की जो प्रथा थी वो कब शुरू हुई थी, यानी दास प्रथा। सबसे पहले तो ये बताने जो दास होते हैं वो किसे कहा जाता है। देखिए, दास वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनुबंध पर बंधे होते हैं, अनुबंध पर बंधे होते हैं, यानी कुछ विशेष वर्षों के लिए क्या है उन्हें जो है कीमत देकर खरीदा जाता है और वो किसी भी जो व्यक्ति इनको खरीदता है उसके अनुसार ही वो क्या है काम उसके साथ करते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार के अनुबंध से जो बंधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दास कहलाते हैं। दास जो प्रथा थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी के अंदर। 17वीं शताब्दी में जो दास प्रथा का जो है आरंभ हुआ था। अब क्या था, जो सौदागर होते थे यानी जो दासों का व्यापार करते थे, सौदागर यानी जो खरीदारी करते थे, जो व्यक्तियों को अनुबंध के आधार पर खरीदते थे बाहर और जो अफ्रीका के देशों के अंदर यानी यूरोप के जो अन्य कई भागों में ले जाकर दोबारा उनको बेच देते थे और वहाँ से जो है वो ऊंची कीमतें प्राप्त करते थे। तो वो सौदागर जो होते थे वो क्या करते थे, बोर्दे और नांती, बोर्दे और नांती ये दो क्या थे, बंदरगाह थे। और अफ्रीका के जो लोग थे अफ्रीकी तट पर पहुंचते थे। ये सौदागर जो थे वो बोर्दे और नांती दो प्रकार के बंदरगाहों पर अफ्रीका से पहुंचते थे और वहां से जो है सौदागरों की खरीदारी होती थी और उनको अपने साथ ले जाते थे। अब क्या थे, जो सौदागर थे वो दासों को जो खरीदारी होती थी यानी दास जो थे उनको खरीदा जाता था। किस काम के लिए? उनको अधिकतर जो है बागानों के अंदर काम करने के लिए खरीदा जाता था। जो बागान होते हैं उसमें उनके बागान मालिकों के लिए उनको खरीदा जाता था। वहाँ ले जाकर उनको बागान के जो मालिक होते थे उनको वो बेच देते थे ताकि जो बागान के अंदर जो मालिक द्वारा जो काम करवाया जाता था उन्हें लंबे समय तक, चाहे वो 1 वर्ष के लिए हो, 2 वर्ष के लिए हो या फिर 5 वर्ष के लिए हो, वो उसकी कीमत के अनुसार उनकी जो है समय सीमा जो है वो तय होती थी। दास जो श्रम के बल पर जो यूरोप में यानी दास यानी मजदूरों के द्वारा क्या है चीनी, कॉफी, इसके साथ साथ नील की जो बढ़ती मांग थी, नील की बढ़ती हुई मांग को क्या किया जाता था, पूरा किया जाता था। क्योंकि उन उद्योगों के अंदर जो है उनसे काफ़ी मात्रा में जो है काम करवाया जाता था और विश्व के विभिन्न यानी यूरोप के देशों के साथ जो व्यापार होता था उसमें इनके उत्पादन में चीनी, कॉफ़ी और नील की जो बढ़ती मांग थी उसके उत्पादन में इनका काफ़ी मात्रा में जो सहयोग होता था या इसके लिए इनको प्रयोग किया जाता था। बोर्दे और जो नांते बड़े बंदरगाह है शहर जिनकी जो आर्थिक समृद्धि तेजी से क्या है वो दास व्यापार के लिए हुई थी। यानी बोर्दे और जो नांते दो शहर थे, ये बंदरगाह थे, उसकी जो प्रसिद्धि है वो किसके लिए हुई थी, जो दास प्रथा थी यानी दास जो व्यापार होता था वहाँ से उसकी वजह से वो जो है प्रसिद्ध हुए थे।
अब क्या था, जो जैकोबिन शासन व्यवस्था जिसने क्रांतिकारी सामाजिक सुधार के लिए जो उन्मूलन किया था, यानी जैकोबिन जो दल था, जैकोबिन दल ने जो दास प्रथा को क्या है रोकने के लिए काफी मात्रा में प्रयास किए गए थे। उसके बाद में फ्रांस में जब नेपोलियन का उदय हुआ था, फ्रांस में जब नेपोलियन का उदय हुआ इसका उदय हुआ था 1805 के अंदर। नेपोलियन का जो उदय हुआ था वो 1805 में हुआ था और इसने क्या था, दास प्रथा को फिर से लागू कर दिया था। दास प्रथा क्या है दोबारा आरंभ कर दी थी। इसके बाद में इसे जो आखिरकार क्या है 1848 के अंदर जो फ्रांस के अंदर पूर्णतः क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 1848 यानी 1848 के अंदर फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये थी दास प्रथा और उसके उदय की जो है चर्चा। अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। क्या थे, एक तो ये थी जो स्टेट जो जर्नल थे वो कौन थे, यानी एक राजनीतिक जो समिति थी जिसमें तीनों स्टेट है, इसकी चर्चा जो हमने पीछे ले जो वीडियो थी उसके अंदर की थी। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण थी वो है फ्रांस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था उसके कारण क्या थे। देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसकी आरंभ के कारण क्या थे। एक तो ये था जो हमने सबसे पहले बताया था भी, यहाँ का जो शासक था वो लुई 16वां था, लुई 16वां था और उस जो 1774 के अंदर क्या बना था, शासक बना था। इसके जो अत्याचार थे वो क्या है काफ़ी मात्रा में बढ़ गए थे। इसके साथ साथ फ्रांस के जो राज खजानों में इसने युद्धों के अंदर, क्योंकि ये क्या है विश्व विजेता बनना चाहता था यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए इस जो राजकोष होता था उसका खर्च इसने किस में कर दिया था, युद्धों के साथ साथ जो फिजूल खर्ची होती थी। फिजूल खर्ची का मतलब होता है भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, भोग विलास में जो है इसने काफ़ी मात्रा में जो है धन खर्च किया था। इसके साथ साथ दूसरा कारण इसका था फ्रांसीसी जो समाज था उसका विभाजन। फ्रांसीसी जो समाज था उसका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। विभाजन क्यों कैसे हुआ था, क्योंकि जो फ्रांस का समाज था वो कितने स्टेटों में बंटा हुआ था, 3 स्टेट के अंदर बढ़ चुका था, जिसमें अलग अलग तरह के जो है स्टेटों में जो पादरी थे, इसके अलावा जो सामंत लोग होते थे, व्यापारी थे, जो छोटे किसान, भूमिहीन किसान, वो क्या है अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए थे। ये भी क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें भूमिका रही थी वो रही थी तीसरे स्टेट की, यानी जो थर्ड जो स्टेट था, जनरल स्टेट थे, उसके कारण क्या है जो फ्रांस की जो क्रांति क्या है आरंभ होने के महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई कीमतें थी, क्या है जितना दबाव जो राजकोष पे बढ़ रहा था, इसके कारण क्या है कीमतें जो थी वो बढ़ रही थी। पाव जो रोटी होती है उसकी कीमत, जो पाव जो रोटी है वो क्या है वहाँ के खाने का जो मुख्य भोजन था, पाव रोटी होती है। जैसे ब्रेड हम बनाते हैं, जब ब्रेड बनाते हैं तो जो खमीर युक्त आटा जो होता है उससे बनी होती है। ये खमीर युक्त आटे से बनी हुई जो रोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पाव रोटी बोला जाता है। और वो वहाँ की जनता का जो खाने का है वो मुख्य साधन यानी
भोजन था। तो इसकी कीमतें जो है वो क्या है लगातार बढ़ रही थी, मांग जो है इसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे लोग क्या है कीमतें बढ़ने से लोग जो है इसको खरीद नहीं पा रहे थे। और ये भी क्या है कि जो क्रांति का एक प्रमुख कारण बना था। इसके साथ साथ जितने भी जो दार्शनिक हुए थे, जितने भी दार्शनिक हुए थे, जिससे 3 हुए थे, उन तीनों के कारण जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इसके कारण क्या है, इन दार्शनिकों के कारण जो समाज था वो क्या है जागरूक हो गया था और उन्होंने अपने जो अधिकारों के लिए क्या है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। और 5वां जो कारण था वो था मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की जो भूमिका थी। और मध्यम वर्ग किसमें था, मध्यम वर्ग में क्या है, जिन्होंने अपनी संपत्ति और अपने व्यापार का जो प्रसार करके जो अपनी जो कारोबार को बढ़ाया था, अपनी वस्तुओं, उन्होंने व्यापार के साथ साथ जो निर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया था, इसमें कर्मचारी थे, वकील थे और प्रशासनिक जो कर्मचारी थे। इससे क्या है किसी भी वर्ग के आधार पर जो विशेषाधिकार, ये क्या मानते थे भी कोई भी जो वर्ग है उसको विशेषाधिकार यानी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। विशेषाधिकार के ये भी क्या थे, विरुद्ध थे। इसलिए ये भी क्या है फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना था। अब हम बात करते हैं भी जो नेपोलियन था, जो नेपोलियन का जो उदय हुआ था वो क्या कब हुआ था, 1804 या 5 के अंदर जो नेपोलियन का उदय हुआ था। इसने क्या था, जो 1804-5 में नेपोलियन जो बोनापार्ट ने उसने फ्रांस, अपने आप को फ्रांस का क्या कर दिया था, फ्रांस का जो नेता या जो है शासक घोषित कर दिया था। फिर उसने अपने आसपास के देशों पर क्या है विजय हासिल की और अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ क्या है स्थापित कर दिया। इसके कारण इसका जो विस्तार था, उसने फ्रांस में अपने शासन का जो विस्तार किया था, इसलिए इस कारण इसको आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण का अग्रदूत यानी दूत कहा जाता था। इसी के कारण इसको क्या है आधुनिकीकरण का दूत कहा जाता था, क्योंकि इसने क्या है एक नए युग की शुरुआत की थी। इसने कई प्रकार के जो है कानून बनाए थे, जिसमें निजी संपत्ति की जो सुरक्षा थी, निजी जो संपत्ति होती थी उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया। इसके साथ साथ जो मापतोल की जो प्रणाली थी, मापतोल की एक रूप प्रणाली, यानी सभी जगह जो कोई किसी भी प्रकार का जो सामान बेचा या खरीदा जाता था, उसको मापने का जो रूप था वो क्या है एक होना चाहिए, यानी तोल उसका क्या है एक होना चाहिए। इससे पहले क्या था, हर राज्य के अंदर अपने जो मापतोल की जो प्रथा थी वो क्या है अलग अलग, यानी उनका जो तोल था वो क्या है अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग होता था। तो इसने जो है मापतोल की एक रूप प्रथा को लागू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण था जो यह दशमलव प्रणाली, यानी दशमलव प्रणाली को आरंभ करने वाला कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन जो था उसने दशमलव प्रणाली को आरंभ किया था। इसके साथ साथ वो क्या है एक उदारवादी था, जिससे लोगों को स्वतंत्रता दी थी। लेकिन क्या था, उसकी जो सेना थी वो जल्द ही क्या है आक्रमणकारी होने लगी थी, यानी उसकी जो सेना का जो अत्याचार था वो क्या था जनता के ऊपर बढ़ गया था। इससे ये जो फ्रांस की जो जनता थी वो क्या है आक्रोशित हो गई थी। और इसी कारण 1815 के अंदर वाटरलू की एक संधि हुई थी।
वाटरलू संधि हुई थी। और इस संधि में क्या था, नेपोलियन की क्या हो गई थी, नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन की हार हुई थी। उसने कई जो उपाय जिन्होंने यूरोप के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता के विचारों आधुनिक के लिए जो प्रयास किया था, उसके लिए वो क्या है, काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। तो ये था नेपोलियन का जो उदय और उसका अंत। तो फ्रांस की क्रांति का जो ये चैप्टर है आज जो पूर्णतः यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो अध्याय है उसके अंदर हम यूरोप के अंदर जो रूसी क्रांति हुई थी, यूरोप में जो समाजवाद हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।